आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 16 यानी 16 पढ़ने वाला है। ठीक है। और इसमें जो टोटल 13, 14, 15 और 16 ये 4 पार्ट जो आपका हो जाएगा। तो कल इसका जो है टेस्ट होगा। आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख, 30 को जो इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो हम आरंभ करते हैं इतिहास से। पहला क्वेश्चन है, महाभारत या कुरुक्षेत्र का युद्ध। आपको बता दें कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध वह कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा। ठीक है। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है। तो इसीलिए इसे महाभारत का युद्ध या कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं। तो महाभारत या कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने का श्रेय किसे? तो पांडवों को। किसको? पांडवों को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो महाभारत के युद्ध जीतने का श्रेय किसको था? पांडवों का था। एक चीज और आप याद रखिएगा कि महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने? 18 दिनों तक चला था। पांडवों और कौरव के बीच। पांडव 5 थे, कौरव जो थे वो कितने? वो 100। ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पहले एक पॉइंट याद रखिए कि महाभारत की रचना किसने किया? तो महाभारत की रचना किसने किया? याद रखिएगा, महाभारत की रचना जो है वो महर्षि वेदव्यास। किसने? महर्षि वेदव्यास। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस भाषा में, महाभारत की रचना किस भाषा में? तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सभी मनुस्मृति। ठीक है। तो ये सब की भाषा भी पूछेगा तो ये सब भी क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा हो जाएगा। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? याद हो गया होगा। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है। किसने किया था? तब कहिएगा महर्षि वेदव्यास ने। तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत की रचना जो किसने किया था? अभी आपको बताया किसने किया था। तो महर्षि वेदव्यास ने। किसने? महर्षि वेदव्यास ने। अगर भाषा की बात किया जाए किस भाषा में, तब आप बोलिएगा संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। महाभारत में मुख्य रूप से वर्णन किसका है? तो आप कहिएगा पांडव और कौरव के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए युद्ध का वर्णन है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में है। महाभारत की युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पांडव और कौरव के बीच। जीत किसकी हुई थी? तो जीत जो है वो पांडवों की। किसकी? पांडवों की। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह को उल्लेख किया गया? तो मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख किया। कितने? 8 प्रकार के। ठीक है। लेकिन अगर गोत्र के अनुसार कहेगा, गोत्र के अनुसार विवाह का प्रकार, गोत्र के अनुसार विवाह का प्रकार। तो याद रखिए गोत्र के अनुसार जो विवाह होता है वह 4 ही होता है। कितना होता है? 4। ठीक है। अगर मनुस्मृति के हिसाब से कहेगा तब का 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में हम लोग देखेंगे हिंदी विषय का।
फर्स्ट क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्वेश्चन क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा जो संपूर्ण क्रांति आपकी किताब में संपूर्ण क्रांति भाषण दिया गया तो किसके द्वारा? तो जय प्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो भाषण दिया गया था संपूर्ण क्रांति, उन्हीं के द्वारा जो है वह पुस्तक लिखी गई थी। तो किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो आपको थोड़ा सा कहानी समझा देते हैं। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछे। किसका? बचपन का नाम। जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो बाउल था। क्या नाम था? बाउल। बचपन के नाम को हम लोग पुकार के नाम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, पुकार के नाम मतलब किस नाम से उनको पुकारा जाता था बचपन में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, जयप्रकाश नारायण को बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? ठीक है, तब आप कहिएगा जेपी। किस नाम से? जेपी। ठीक है, किस नाम से? जेपी। अगर क्वेश्चन का है, अगर क्वेश्चन का है जन पक्षधरता के लिए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि लोग क्या कहकर पुकारते थे? लोग क्या कहकर पुकारते थे? तब आप याद रखिएगा लोकनायक। कौन सा? लोकनायक। ठीक है, लोकनायक। तो बताइए, लोकनायक जो वो लोकनायक के रूप में जो कौन प्रसिद्ध हुए थे? लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? आपको बताए थे जयप्रकाश नारायण। शिक्षा प्राप्ति के लिए 1922 में अमेरिका गए। ठीक है, किसकी भाषण सुनकर थे भी याद रखिएगा? तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए? तो जयप्रकाश। कौन गए? जयप्रकाश नारायण। चौथा क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण को 3 पुरस्कार मिला था। जो एक था मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान 1965 में समाज सेवा के लिए। उसके बाद से भारत रत्न 1998 में, और फिर जो है वो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार।
पांचवा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नाम के पुकार, पुकार कहने का मतलब क्या, बचपन। ठीक है, पुकार कहने का मतलब बचपन। तो बचपन का नाम क्या था, तो बाउल। क्या नाम था, बाउल। ठीक है, बड़े होने पर, अगर पूछे बड़े होने पर, तो बड़े होने पर जेपी, कौन सा, जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लोग क्या कहकर पुकारते थे, लोग क्या कहकर पुकारते थे, तो लोकनायक। क्या, लोक, लोकनायक। तो अब यहाँ से हम लोग भूगोल, भूगोल देखते हैं। रबड़। ठीक है, रबड़ किस फसल के अंतर्गत आता है। कलम में गेहूं के बारे में तो देखे थे। गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। रबी फसल है, शरद ऋतु में बोई जाती है, शरद ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन भूगोल का देखेंगे, रबड़। तो जो रबड़ है ना, रबड़, चाय, कॉफी, गन्ना। ठीक है, ये जितने भी फसल है सब रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। किसका, रोपण फसल के अंतर्गत। ठीक है, रोपण फसल के अंतर्गत। रोपण फसल क्या होता है कि जिसके लिए जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र तो बड़ा होता है। ठीक है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, उसका हम रोपण फसल। तो रोपण फसल के अंतर्गत जो है कौन आता है, रबड़ किस फसल के अंतर्गत आता है, रबड़ जो है रोपण फसल। कौन सा, रोपण फसल के अंतर्गत आता है। अब बात की जाए अगर रिश्तेदार फसल की, तो इसमें कपास होता है, कपास, जूट, मेस्टम। खाद्यान्न फसल की बात किया जाए तो इसमें चावल, गेहूं, मक्का। ठीक है, ये सब खाद्यान्न फसल में, रिश्तेदार फसल में कपास, जूट, मेस्टा ये सब आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। तो रबी में आपका गेहूं हो जाता है, उसके बाद से चना हो जाता है, जौ हो जाता है। ठीक है, तो सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जो हम लोग शरद ऋतु में, किस, शरद, शरद मतलब शीत ऋतु में, शीत ऋतु में यानी समझ सकते हैं रबी फसल का जो समय होता है वो अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च ऋतु में बोया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल नहीं है गेहूं, ये तो है चावल। चावल जो है ना, चावल एक खरीफ फसल है। कौन सा, खरीफ फसल है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण, तो रोपण फसल आपको बताए, चाय, कॉफी, उसके बाद से गन्ना, रबड़, ये सब जो है वो रोपण फसल है। रोपण फसल कौन है, गेहूं। नहीं, गेहूं तो आपका खाद्यान्न हो जाएगा। कोको, तो वही कोको जो है क्या हो जाएगा आपका, जो है रोपण फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोपण फसल। मक्का की बात किया जाए तो खाद्यान्न फसल हो जाएगा, खाद्यान्न फसल। राई भी खाद्यान्न फसल। चलो आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क कृषि। क्या करें, शुष्क कृषि। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो शुष्क कृषि कहने का मतलब क्या है, पहले ही समझिए। शुष्क कृषि कहने का मतलब है जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो कम पानी की आवश्यकता किसको होती है, रागी की होती है, ज्वार की भी होती है, मूंगफली। लेकिन गन्ना, देखो गन्ना जो है ना, गन्ना, गन्ना जो होता है उससे कम पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये जो है गन्ना जो है वो आपका किसमें चला जाएगा, ये जो है वो आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि कृषि फसल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, अमन, अमन और बोरो संबंधित है। अमन और बोरो जो है वो किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो अमन, कौन सा, अमन, अमन और बोरो, ये सब जो है वो चावल, किससे, चावल। क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में,
पश्चिम बंगाल के जो किसान है, पश्चिम बंगाल के किसान, वो एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष में तीन फसल, तीन किस्में, ठीक है, तीन फसल लगा लेते हैं, इसलिए उसी को हम लोग अमन और ब्रो कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि अमन और ब्रो संबंधित है तो चावल से, किससे, चावल से यानी धान से, किससे, चावल यानी धान से। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य है। तो इसके पहले हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े थे, और इसको थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए। तो मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाएगा तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, कितने, 6। यानी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। कौन सा अधिकार हटा दिया गया, पहले जो था, पहले कितना था, पहले मौलिक अधिकार कितना था, 7 था, लेकिन हटा दिया गया कौन सा, तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन से, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। कहाँ से लिया गया था मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस भाग में इसका था, भाग कहेगा तो भाग, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तो पहले आप ऐसे समझ लीजिएगा, तो ऐसे आप समझ लीजिए, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य में सबसे पहला पॉइंट समझिए कि मौलिक कर्तव्य कितना है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, कितने हैं, 11। कहेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो वह कहेगा रूस से, कहाँ से, रूस से, ठीक है। अगर हम लोग इधर थोड़ा सा भी अगर देखें, मौलिक अधिकार कौन सा, मौलिक अधिकार की कंपेयर हम लोग कर लेते हैं। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तब बोलिएगा 6। पहले कितने थे, 7। कौन सा हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद से अब आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य किस भाग से संबंधित है, तो भाग 4 पर, ठीक है। भाग 4 देगा तब नहीं लगाना, क्योंकि भाग 4 में नीति मेरे सब करता है, ठीक है। अब भाग 4 को ई वाला खोज के लगाइए, भाग 4 का, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार के भाग की बात किया जाएगा तो भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग फिर लौट आते हैं कि मौलिक जो कर्तव्य हम पढ़ रहे थे वो कितना है, 11। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है। किस भाग में इसका वर्णन है, तो भाग 4 के क में वर्णन है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस संविधान संशोधन, किस संविधान, सॉरी, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तब आप कहिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976।
यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सुना है ना? आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तब तो ये 42वां। अगर 78 में पूछता तो आपको बताया कि मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था, ठीक है ना? कौन सा? तो आप कहिएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने? तो आपको 11 कितना है? 11 है। ठीक है, अगर यहाँ पे मौलिक अधिकार पूछता है, मौलिक अधिकार कितने हैं, तब आप बताते हो कितने? 6 है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो मौलिक कर्तव्य रूस से ली गई। कहाँ से? रूस से ली गई है। अगर मौलिक अधिकार की बात करता हूँ, मौलिक अधिकार की बात करता हूँ, तब आप कहते हैं अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से ली गई है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपको बताया 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, 1976 में। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तब आप कहिएगा मौलिक अधिकार में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। चलो, तो 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? याद रखिए, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। अगर क्वेश्चन पूछता 44वां संविधान संशोधन तब आप कहते हैं 1978 में। पहला संविधान संशोधन 1952 में। ठीक है, 1952 में। 5वां नंबर है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में? आपको पता है मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के कौन है? ठीक है, भाग 4 यहाँ पे दिया, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर मौलिक अधिकार का वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में? तब आप कहते अधिकार का वर्णन में भाग 3 में। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हो गया। संस्कृत का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो बताए थे, ऊपर अनुस्वार है तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अगर संस्कार में कहा था और ऊपर अनुस्वार तो क्या हो जाता? सम हो जाता। ठीक है, तो बताइए संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? तो सम। कौन सा? सम। दूसरा क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? किससे? अनु उपसर्ग से। अनु उपसर्ग से देखो, इसमें अप है, इसमें अधि। ठीक है, इसमें अप उपसर्ग लगा है, इसमें अधि उपसर्ग लगा है, इसमें अनु उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो अनु किसमें है? सी नंबर में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अति उपसर्ग के योग से कौन से शब्द बनता है?
तो अति इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें नहीं, आवश्यक इसमें नहीं है, इसमें अन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला होता ही नहीं है। अब देखो तो अति को देखेंगे तो अ हो गया, और आधा तो किसमें, ती में, अति हो गया, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, परा उपसर्ग से शब्द बनाए, यानी परा उपसर्ग किसमें है, किसमें देखेंगे हम, प्र, प्र, परा, इसमें तो है नहीं, ठीक है। बताइए किसमें है परा, तो सी नंबर में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है सम। तो बताए थे सम अगर रहेगा तो ऊपर जाकर अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सम उपसर्ग के योग से बना है, तो इसमें मान लेते हैं कि नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें सम, सम जो कारक, यही आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन रहेगा, सी नंबर ऑप्शन रहेगा इसमें। चलिए तो संस्कृत आपका समाप्त हुआ। अभी हम लोग होम साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा, होम साइंस का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ पी ओ। एफ पी ओ का पूर्ण, पूर्ण मतलब होता है पूरा, क्या होता है, पूरा, पूरा। यहाँ एफ पी ओ का पूरा नाम क्या है, देखिएगा। एफ से होता है फूड, पी से होता है प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, क्या होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। और ए का आंसर क्या हो जाएगा, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ, डब्ल्यू से वर्ल्ड, वर्ल्ड, एच से हेल्थ, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आपको आंसर करने दिया होगा, क्या जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विज्ञापन। विज्ञापन, विज्ञापन में तो समझते हैं, विज्ञापन मतलब होता है प्रचार प्रसार, क्या होता है, प्रचार प्रसार। मतलब कोई कंपनी का होता है या फिर कोई प्रोडक्ट का होता है, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह, या फिर कोई कंपनी हो गया, ठीक है, कंपनी हो गया। तो इसका जो मतलब प्रचार का माध्यम है, माध्यम क्या है, रेडियो से भी होता है, पत्र पत्रिका से, टीवी से भी, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है उपभोक्ता सहायक के रूप में प्रचलित है, यानी उपभोक्ता की सहायता कौन करता है, उपभोक्ता मतलब ग्राहक, क्या होता है, ग्राहक। तो ग्राहक की सहायता कौन करता है, तो लेबल एवं सूची पत्र। मान लेते हैं कि कोई, मान लेते हैं कि बोतल वगैरह पर देखिएगा, तो बोतल पर जो है वह किसी कंपनी का लेबल लगा दिया होता है, उसको सब डेट वगैरह लिखा रहता है, तो वो भी सहायता करता है। विज्ञापन एवं प्रचार करते ये भी सहायता करता है। मानक चिन्ह पर दिया रहता है ओरिजिनल का, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है, खाद्य को बचाने से क्या लाभ है। अगर खाद्य को हम सुरक्षित रखेंगे, संरक्षण करेंगे, खाद्य को सुरक्षित रखेंगे, इससे कौन सा लाभ होगा, खाद्य को सड़ने से बचा देता है, वर्ष भर खाद्य उपलब्ध है, तो खाद्य का स्वाद बरकरार रखता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। इंग्लिश का हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम एक हम लोग पाठ पढ़े थे, पांचवा पढ़े थे, जिसका नाम था एपी साहब। इसका जो लेखक थे वाल्टर, वाल्टर बेला, ठीक है। तो होता क्या है, तो उनकी जो पत्नी होती है, फिर शायद उनकी प्रेमिका रही होगी, तो वह मर चुकी है, ठीक है ना, क्या हो गई है, वो मर गई है, मर गई है, और उनकी उस प्रेमिका के कब्र पर जाते हैं कौन, कवि
वाल्टर डिलामेयर, ठीक है। और वह मतलब जो भी है वह शिकायत करते हैं, तो कह रहे हैं कि हु सेड यानी किसने कहा, ठीक है, हु सेड यानी किसने कहा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी किसने कहा जब मैं मर जाऊंगा कि तुम्हें कौन याद रखेगा। तो कौन कहे थे, कई बात जो है खुद पोएट कहे थे। कौन कहे थे, पोएट। पोएट का नाम क्या था, तो याद रखिएगा, वाल्टर, वाल्टर डेला मेयर। पोएट का नाम क्या था, वाल्टर डेला मेयर। अगला क्वेश्चन है कि द पोएट थिंक्स, यानी कवि सोचते हैं कि, ठीक है, द कवि सोचते हैं कि डैश इज व्हेन ही सेज या पासेज, यानी कवि कहते हैं या फिर सोचते हैं, कवि सोचते हैं कि डैश, यानी डैश जो है वह ढल जाता है, ढल जाता है या खत्म हो जाता है, या खत्म हो जाता है। तो कवि सोचते हैं कि डैश जो है ढल जाता है, खत्म हो जाता है, तो ब्यूटी, ठीक है ना, ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी जो है ना वो मतलब परमानेंट जो है, परमानेंट जो है नहीं होता, अस्थायी नहीं होता है, ठीक है, अस्थायी नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि in which poem does the poet express his sad feeling for a beautiful lady? इनका है किस कविता में कवि एक औरत के लिए, एक औरत के लिए उदासी महसूस करते हैं। तो किस कविता में, तो एनेपिटा। कौन सा, एनेपिटा। देखिए एक मेलंकोली, कौन सा, मेलंकोली कविता है। मेलंकोली का मतलब तो क्या, उदासी पोएम, उदासी वाली कविता है। चौथा क्वेश्चन है वाल्टर डेलामियर विप्स, यानी वाल्टर डेलामियर जब रोते हैं, ठीक है ना, बिटरली यानी धीरे धीरे, वाल्टर डेलामियर जब धीरे धीरे रोते हैं और एक्सप्रेस सैड फीलिंग, और जो है वो उदास महसूस करते हैं, क्या करते हैं, उदास महसूस करते हैं, डैश के लिए, किसके लिए, तो एक लेडी के लिए, यानी वह औरत के लिए, किसके लिए, औरत के लिए या फिर प्रेमिका के लिए। पांचवा क्वेश्चन है द टोन या टाइप, टोन का या टाइप का अपना पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ, एन एपिटाफ का जो टाइप है या फिर पोएम है वो क्या है, तो मेलंकोली है, यानी उदासी है, क्या है, उदासी है, उदासी, ठीक है। तो आपका पार्ट 16 जो है कंप्लीट हो चुका है।